इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अपना अपना भाई की कहानी का पाठन करेंगे। यह कहानी जैनेन्द्र जी द्वारा रचित है। जैनेन्द्र जी शुरुआती तौर से ही मनोवैज्ञानिक, कहानी, उपन्यास और कविता लिखने के लिए विख्यात रहे हैं। यही गुण इस कहानी में भी उभरता हुआ नजर आएगा। यह कहानी जाड़े का दृश्य लेते हुए आगे बढ़ती है और एक छोटा बालक है जो गरीबी के कारण शहर में काम करने के लिए गया हुआ है। एक दिन उसका मालिक उसे काम से निकाल देता है, जिस कारण से वह बेसहाय हो जाता है और एक पेड़ के नीचे जाके बैठता है। अचानक दो दोस्त होते हैं जो उसी बगीचे के अंदर बैठते हैं और अचानक उसकी दृष्टि उस छोटे से बालक पे जाती है जो ठंड से ठिठुर रहा होता है। और दोनों दोस्त मदद करना चाहते हैं लेकिन मदद नहीं कर पाते हैं। तो देखेंगे आगे फिर क्या होगा। कहानी थोड़ी लंबी है जिस कारण से इसका 2-3 पार्ट हो सकता है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं और देखते हैं कहां तक खत्म हो पाती है। बहुत कुछ निरुदय से घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। यहाँ से इस कहानी की शुरुआत होती है कि बहुत कुछ निरुद्देश्य यानी बिना उद्देश्य का घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे एक बेंच पर जाके बैठ गए। नैनीताल की संध्या, ये जगह याद रखिएगा कि कहाँ का बात हो रहा है, नैनीताल का। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। बादल का दृश्य कैसा था? हमारे सिरों से मानो बिना रोक टोक का इधर से उधर घूम रहा है। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफेद और फिर देर में अरुण पड़ जाते। मतलब कभी क्या होता था कि पूरा अंधियारी रंग का दिखता था, कभी नीला दिखता था तो कभी सफेद, और कभी ऐसा होता था कि अरुण, अरुण मतलब सूर्य की रोशनी देर तक पड़ जाती थी। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। ऐसा दृश्य हो रहा था जैसे मानो बादल हमारे साथ खेलना चाह रहा हो। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान था। सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था जहां सुहावना रसीला बाजा बज रहा था और पार्श्व में था वही सुरमय अनुपम नैनीताल। ताल में किश्तियां अपने सफेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्री को लेकर इधर से उधर और उधर से इधर खेल रही थी। कहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सुई सी शक्ल की डोंगियों को मानो शर्त बांधकर सरपट दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले सधैर्य एकाग्र एकष्ट एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लान में बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। ये वही का दृश्य है कि किस तरह से कौन लोग क्या क्या कर रहे थे। शोर मारपीट गाली गलौज भी जैसे खेल का ही अंश था। हम लोग भी देखते हैं जब कोई खेल रहा होता है, कबड्डी हो गया, हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, तो कई कई बार ऐसा भी घटना होता है कि लोग गालियां भी देते हैं, कई सारे अपशब्द भी बोल देते हैं। तो ऐसा लगता है मानो कि वह खेल का ही एक अंश हो। ऐसा वहां भी प्रतीत होता था। इस तमाम खेलों को इतने क्षणों का उद्देश्य बनावे बालक अपना सारा मन, सारी देश, समग्र बल और समूची विधा लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिंता न थी, बीते का ख्याल न था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। वह खेल में इतने मग्न थे मानो उसे किसी भी चीज की सुध बुध न थी। शोर मारपीट, ये लाइन वही है जो हम ऊपर में बता चुके हैं। यहां तक देखिए, संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। उसका न और था न छोर। मतलब इस तरह से लोग आ जा रहे थे कि पता ही नहीं चल रहा था कि कहां तक इसका भीड़ है या फिर कहां से ये शुरू हो रही है। लगातार लोगों का आवागमन जारी था। यह प्रवाह कहां जा रहा था और कहां से आ रहा था, कौन बता सकता है। सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे। मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इठलाता निकला चला जा रहा हो। इस तरह का दृश्य लग रहा था जैसे कि वहां ना कोई एक निश्चित उम्र का व्यक्ति था,
सभी तरह के लोग थे, मतलब कह सकते हैं सीधा सा। अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे और सॉरी कहा, अधिकार गर्व गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे और चित्थड़ों से सजे घोड़ों की बाग थमे हुए पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है और जो अपनी बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। भागते खेलते हंसते शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नैनीहाल भी थे। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गी को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणिया थी जो धीरे धीरे चल रही थी, तेज चलती थी। इन्हें न चलने में थकावट आती थी और न हंसने में मौत आती थी। अक्सर कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थी और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे दो दो तीन तीन चार चार की टोलियों में निशंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंख गाड़े कदम कदम बढ़ रही थी। देखिए यहाँ क्या है कि अंग्रेज रमणिया यानी अंग्रेज स्त्रियां हैं वह किस तरह से चल रही है रोड पे और एक भारतीय नारी है जो किस तरह से चलती हुई प्रतीत हो रही है, दोनों का तुलना किया गया है। वह ऐसे चल रही है अंग्रेज स्त्रियां मानो इसका सब चीज जाना पहचाना हो और भारतीय स्त्रियां इस तरह से चल रही है जैसे मानो कि वह डरी हुई हो, सहमी हुई हो या कहे तो सिमट सिमट कर चल रही है और साड़ी कई तह लपेटे हुए है और वह अपने स्त्रीत्व को बचाए हुए भारतीय गरिमा के आदर्श को दिखाती हुई चल रही है, सहमी सहमी सी चल रही है। दोनों का तुलना किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था, अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा रखने वाला अंग्रेजी दा पुरुषोत्तम भी थे जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे। हम लोगों को भी कभी कभी ऐसा कहीं ना कहीं देखने मिल जाता है कि जो अंग्रेज लोग होते हैं तो उन्हें बहुत ही बारीकियों से देखना शुरू कर देते हैं। तो यही दृश्य यहाँ भी है कि लोगों की चाह भी यही थी कि हम भी उसी तरह से कालेपन को खुरच ले और गोरा चमड़ा ला पाए। और इसी तरह से यहाँ भी दृश्य कि जो गोरे चमड़े वाले थे उन्हें लोग आंखें बिछा बिछा कर देख रहे थे और जो थोड़े सांवले थे उस पे नजरें फेर लेते थे, यानी मुंह फेर लेते थे। नजर में मुंह भी फेर लेते थे, नजर भी, दोनों, और दुम हिलाते चलते थे। वैसे वे अकड़ कर चलते थे मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला है। देखिए किस तरह से कटाक्ष किया जा रहा है कि वो इस भांति चल रहा था भारतीय भूमि पे कि मानो कि यहाँ की भूमि को कुचल कुचल कर चलने का, भूमि पे कुचल कुचल कर चलने का उसका अधिकार मिला हुआ है। घंटे के घंटे सरक गए, यानी कई घंटे बीत गए और अधिकांश अंधकार गाढ़ा हो गया।
बादल सफेद होकर जम गए। मनुष्यों का वह तांता एक एक कर छीन हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई। क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीत गया और अंधकार होना शुरू हो गया और धीरे धीरे लोगों की संख्या कम होती गई। इक्का दुक्का आदमी सड़क पर चल रहा था और हम भी वहीं बैठे हुए थे। ऐसा मालूम हुआ जैसे सर्दी पड़ रही हो। हमारे ओवरकोट भी गए थे। पीछे फिरकर देखा, यह लाल बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन पड़ा था। सब सन्नाटा था। तलीलाल की बिजली की रोशनियां दीप मालिका से जगमगा रही थी। वह जगमगाहट 2 मील तक फैली हुई प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी और दर्पण का कांपता हुआ लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर की रोशनियां तारों सी जान पड़ती थी। हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सब को ढक दिया। रोशनियां मानो मर गई, जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफेद पर्दे के पीछे छिप गए। पास की वस्तु भी न दिखने लगी, मानो यह घनीभूत प्रलय था। सब कुछ इस घनी गहरी सफेद में दब गया। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भेद सफेद शून्यता ही फैली हुई थी। ऐसा घना कोहरा हमने कभी ना देखा था। जिस तरह से ये घना कोहरा आया हुआ था, ऐसा मानो हुआ कभी नहीं देखा था। वह टप टप टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुप था। निर्जन मतलब बिना जन का, और पूरा चुप था। वह परवाह ना जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। उस बृहदाकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11 बार टन टन हो उठा। मतलब एकदम पूरी तरह से शून्य सा वातावरण था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन अचानक 11 बार टन टन सी घंटी सुनाई देती है, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज आ रही हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल गए। रास्ते में 2 मित्र का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था। तार के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तरस हो गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहां तो ऊपर नीचे हवा के कण कण में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। मतलब सर्दी बहुत अधिक महसूस हो रही थी, और जब कोट पहने हुए तो उस पर भी लग रहा था कि एक और कंबल होता तो अच्छा होता, जिससे कि हमें कम सर्दी की महसूस होती। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गर्म बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था, पर साथ के मित्रों की सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका पता ना था। और वह कैसे क्या होगी, इसका भी कुछ अंदाजा ना था। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठे। जिस बात का डर था वही हो गया। वह एक दोस्त चाहता था कि आराम से बिस्तर में घुस के और सोया जाए, लेकिन एक दूसरा दोस्त है जो कहता चलो जरा बाहर में बैठते हैं, और वही बात से वह डर भी रहा था, लेकिन वही हो भी गया। हम उस चूते कोहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ सी ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा ना मालूम हुआ।
मैंने खिसियाकर कहा, चलिए भी। अरे जरा बैठो भी। आगे हाथ पकड़कर जरा बैठाने के लिए जब इसे जोर से बैठा लिया गया तो और चारा ना रहा। एक दोस्त ने कहा कि चलो अब हो गया, लेकिन दूसरा दोस्त कहता कि नहीं, जरा बैठो तो और देर, और लाचार बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान ना था, और यह जरा बैठना जरा ना था, बहुत था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कुढ़ रहा था कि मित्र अचानक बोला, देखो वह क्या है। मैंने देखा, कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा, होगा कौन? 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है। नंगे पैर है, नंगा सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है, पैर उसके न जाने कहां पड़ रहे हैं, और वह न जाने कहां जा रहा है, कहां जाना चाहता है। उसके कदमों जैसे कोई ना अगला है ना पिछला है, ना दाया है ना बाया है। पास ही चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10 बरस का होगा, गोरे रंग का है, पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर रूखी है, माथा जैसे अभी से झुर्रियां खा गया है। वह हमें न देख पाया, वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। ये उस बालक का दृश्य है कि वह किस तरह का था और कैसे वो चल रहा था। तो देखते हैं आगे। मित्र ने आवाज दी, ए! उसने जैसे जाकर देखा और पास आ गया। तू कहां जा रहा है? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौन मुंह, फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहां सोएगा? यही कहीं। कल कहां सोया था? दुकान पर। आज वहां क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और झूठा अनाज। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहां? यही कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुख खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न। माँ बाप है। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहां काम नहीं, रोटी नहीं, बापू भूखा रहता था और मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग गया। एक साथी और था, उसी गांव का, मुझसे बड़ा था। दोनों साथ यहाँ आए, वह अब नहीं है। कहाँ गया? मर गया। मर गया? मर गया। हाँ साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुंचे। वकील साहब, वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर गए आए। कश्मीरी 2 साला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। आहा, फिर आप कहिए, आपको नौकर की जरूरत थी ना? देखिए एक लड़का है, कहां से ले आए? इसे आप जानते हैं? जानता हूं, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजय, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुल छिपे होते रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से, लो जी एक यह नौकर लो। देखिए, वह दोनों दोस्त हैं जो उस छोटे बच्चे को वकील के पास ले आए हैं और कह रहे हैं कि आपको नौकर की जरूरत थी, तो यह बच्चा जो है आपके घर में नौकरी करेगा, और मुझे विश्वास है कि यह बच्चा अच्छा होगा और आपका
हर एक काम सही से करेगा। लेकिन वह वकील उस बच्चे को बता देता है कि क्या पता शैतान होगा, किसी तरह का आघात हमारे साथ कर देगा। और स्वाभाविक भी है कि जब लोग नहीं जानते हैं तो अनजान लोगों को भी अपने घर में नहीं रखना चाहते हैं। तो एक तरफ से देखा जाए तो वकील भी अपने नजर में ठीक है और साथी भी ठीक ही है। आगे देखते हैं क्या होता है। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। दोनों दोस्त उस वकील को बार बार यही बता रहे हैं कि मान तो लीजिए कि यह लड़का जो है वो अच्छा निकलेगा। आप जी बस खूब है। एरे गेरे को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वह ना जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं, मैंने क्या खाक। आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जाते हैं। और वे 4 रुपये रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। देखिए क्या हुआ कि वह जो वकील था वो ये बात कहते हुए वह चल गया सोने के लिए झटपट। और वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर मेरी ओर देखने लगे। क्या है? इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था। अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10-10 के नोट है। नोट ही शायद मेरे पास है, देखो। सचमुच मेरे पॉकेट में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच में कटकटा उठते थे। जब दोनों के बीच वार्तालाप होता था उसी बीच बच्चे का जो दांत है वो कटकटा उठता था, सर्दी के कारण, ठंड के कारण। और आगे देखते हैं। कड़ाके की सर्दी थी, सर्दी बहुत अधिक थी। मित्र ने पूछा तब। मैंने कहा 10 का नोट ही दे दो। सब पकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है पास में उतने पैसे तो नहीं है। तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है। मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, आज तो कुछ नहीं हो सकता। कल मिलेगा वह होटल पब, होटल डी पब जानता है, वही कल 10 बजे मिलेगा। हाँ, कुछ काम देंगे हजूर? वह बच्चा कहता है। हाँ, ढूंढ दूंगा। तो दोनों मित्र में से एक मित्र कहते हैं कि हाँ ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? हाँ, ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे, किसी दुकान की भट्टी में। वह बालक फिर से कहता है कि यहीं कहीं सो जाएंगे, बेंच पे या पेड़ के नीचे या दुकान की भट्टी में। बालक फिर इसी प्रेत गति से एक और बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीखी सी लगती थी। देखिए यहाँ उस भाव का भी चित्रण किया गया है कि वह इतना कपड़ा पहनने के बावजूद भी इस तरह का ठंड महसूस कर रहा है, तो वह बच्चा कैसा महसूस करता होगा। लेखक की लेखनी की प्रतिभा देखिए कि किस तरह से अनुभूति कराते जा रहे हैं। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। यह बताया जाता है कि यह संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। वह यह बात कहते हुए कि चलो पहले अपने जान को बचा लो, उसके बाद तुम फिर दूसरों की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहाई। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म कर
चलने को हुए। उस लड़के की आश लगाते बैठे रहने की जरूरत हमने ना समझी। अगले दिन क्या होता है कि लोग फिर से दोनों दोस्त वहीं जाते हैं और अपना जो भी है कार्य वो करते हैं। उसके बाद खुशी खुशी से समय बिताकर और फिर चलने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उस बालक का व्यर्थ ही इंतजार किया जाए और गाड़ी में बैठ के वो चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिले कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। देखिए क्या हुआ कि वही बालक जो पहाड़ी बालक था ठंड के कारण ठिठुर के और मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 वर्ष की उम्र और वही काले चिथड़े की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था, पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा अपना अपना भाई। देखिए यह कहानी यही, यह शब्द दोहराते हुए खत्म कर दी जाती है कि अपना अपना भाग्य। और एक सोचनीय संवेदनशील मनुष्य में इस तरह का भाव भरने का प्रयास करती है कि शिष्ट का हम कहीं ना कहीं अगर हमारे पास क्षमता है तो उसकी मदद हल्का फुल्का कर देनी चाहिए, जिससे कि हमें फिर बाद में पछतावा ना हो। और यह शब्द भी ना दोहरा दें कि अपना अपना भाग्य उसका भाग्य था। सब कुछ भाग्य ही नहीं हो सकता है। मनुष्य की भी कुछ ना कुछ कर्तव्य होती है, कुछ ना कुछ कह सकते हैं मानवता होती है, जिससे कि वह अपनी मानवता को दिखाकर और यह अपना अपना भाग्य शब्द को कुछ हद तक कम करके और उसकी मदद करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई कमियां कोई गलतियां हुई होगी तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।